दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग फर्स्ट क्लास और मज़े में होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने यह बात तो सुनी ही होगी कि कैसे सिक्किम राज्य का भारत में विलय हुआ था। लेकिन आप सबके मन में यह भी सवाल ज़रूर उठता होगा कि भूटान देश का भारत में विलय क्यों नहीं हुआ। तो इस बात को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलट के देखना होगा। तो चलिए आज हम इसी बात को जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भूटान कैसा देश है और इसका क्या इतिहास रहा। दोस्तों, भूटान का राज्य तंत्र हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का एक छोटा सा और महत्वपूर्ण देश है। ये तिब्बत, भारत, चीन के बीच स्थित भूमि एक लैंडलॉक देश है, यानी चारों तरफ से जमीन या देशों से घिरा हुआ। इस देश का लोकल नाम डुग्युल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है अजदहा का देश, यानी लैंड ऑफ द ड्रैगन्स। यह देश मोस्टली पहाड़ी है और केवल दक्षिणी भाग में थोड़ी सी समतल है। यह सांस्कृतिक और धार्मिक तौर से तिब्बत से जुड़ा है, लेकिन भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर वर्तमान में यह देश भारत के भी बहुत करीब रहा है। 17वीं सदी के अंत में भूटान ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। 1865 में ब्रिटेन और भूटान के बीच सेंचुल ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुआ, जिसके तहत भूटान को सीमावर्ती कुछ बॉर्डर एरियाज के बदले कुछ सालाना इनकम्स देना फिक्स किया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा। ब्रिटिश प्रभाव के तहत 1907 में वहां राजशाही की स्थापना हुई। 3 साल बाद एक और समझौता हुआ, जिसके तहत ब्रिटिश इस बात पर राजी हुए कि वे भूटान के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन भूटान की विदेश नीति इंग्लैंड द्वारा तय की जाएगी। भारत में 1947 के प्रकाशित यही भूमिका भारत को मिली। 2 साल बाद 1949 में भारत भूटान समझौते के तहत भारत ने भूटान की वो सारी जमीन उसे लौटा दी जो पहले अंग्रेजों के कंट्रोल में हुआ करती थी। इस समझौते के तहत भारत का भूटान की विदेश नीति एवं रक्षा नीति में काफी महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। पिछले साल जब 17वीं गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह के साथ समाप्त हो रही थी, एक और उत्सव पास के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर IIC में शुरू हो रहा था। IIC ने सेंटर फॉर एस्केलेशन ऑफ पीस एंड सेफीडिया के साथ मिलकर भारत भूटान दोस्ती के 50 साल पूरे होने की खुशी में एक सम्मेलन का आयोजन किया। भारत ने 1968 में थिम्पू में एक विशेष प्रतिनिधि का कार्यालय खोला था, जिसको 1971 में भूटान ने फिर बदला। विशेष प्रतिनिधियों के 2 ऑफिसेस को 1978 में इसे एक फुल फ्लेज एम्बेसीज में अपग्रेड किया गया। ये 2 उत्सव बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं। स्वतंत्रता से लेकर पहले गणतंत्र दिवस तक वर्षों में क्षेत्रीय समेकन और इंडियन यूनियन में विलय कर दी गई। लगभग 500 रियासतों पर भारत की संप्रभुता का दावा शामिल था। अपने लंबी उत्तरी और पूर्वी सीमाओं के समक्ष भारत ने भूटान, नेपाल, सिक्किम और तिब्बत के हिमालय देशों सहित पड़ोसी सरकारों के साथ पहले वाली ब्रिटिश सरकार युग की ट्रीटीज पर फिर से बातचीत करना शुरू कर दिया। लेकिन तब चारों देश इस बात से कंफ्यूज थे कि भारत के साथ उनके संबंधों के लिए राजनीतिक पॉलिसी में बदलाव का क्या मतलब होगा। सभी पुराने क्षेत्रीय दावों को बहाल किया गया। तिब्बत ने सबसे पहले 1914 के शिमला सम्मेलन से मैकमोहन रेखा की वैधता को सामने लाया। सिक्किम और भूटान ने दार्जिलिंग और बक्सा दुआर और दीवानगिरी की मांग की, जिसे उस समय ब्रिटिश इंडिया को सौंप दिया गया था। 29 से 30 जनवरी के सम्मेलन ने 3 तिब्बती भाषा बोलने वाली पड़ोसियों पद्मसंभव या गुरु रिम्पोछे को जोड़ने वाली सेंसस को याद किया गया। गुरु पद्मसंभव ने 8वीं शताब्दी में भारत से तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रीचिंग का जिम्मेदारी लिया था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने भूटान और सिक्किम सहित तिब्बत के दक्षिणी में सीमावर्ती इलाकों में छिपी हुई शिक्षाओं को दफन कर दिया था, जिन्हें पॉसिबल समय पर ही रिवील किया जाना था। पद्मसंभव की एक कार्टोग्राफिक स्केच की नज़र से भूटान जियोपॉलिटिकल वास्तविकता से बहुत अलग दिखता है। भूटान, सिक्किम और तिब्बत भाषा और आस्था के साथ साथ व्यापार, इंटरकास्ट मैरिज और मठीय संरक्षण के नेटवर्क से बहुत क्लोजली बंधे हुए हैं। लेकिन तीनों में से केवल भूटान ही अपनी राजनीतिक संप्रभुता को बनाए रखने में सफल रहा है। तिब्बत के सर्वश्रेष्ठ नेता हिज होलीनेस 14th दलाई लामा 1959 में ल्हासा में एक असफल विद्रोह हुआ था, जिसके बाद वह पोटाला पैलेस में अपनी पद छोड़कर भारत भाग आए थे। उसी समय सिक्किम 1975 में एक जनमत संग्रह के बाद भारत संघ में शामिल होने वाला सिक्किम आखिरी राज्य बन गया था। इधर भारत में सत्ता के हस्तांतरण तक के महीनों में संविधान सभा के राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता को विधानसभा में रियासतों के प्रतिनिधित्व का काम सौंपा गया था। जनवरी 1947 में नेहरू ने भूटान और सिक्किम के सीमावर्ती राज्यों को शामिल करने के लिए समिति के दायरे को बढ़ाया।
दोनों की ब्रिटिश इंडिया सरकार के साथ मौजूदा ट्रीटीज पहले से ही थी, जिसके तहत वे इंटरनल ऑटोनॉमी को बनाए रखते हुए अपनी रक्षा और विदेश संबंधों के लिए एक डील पर निर्भर थे। हालांकि नेपाल को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन यदि भविष्य में नेपाल भारत के साथ अगर विलय होने का विकल्प चुनता है तो हमें इसका स्वागत जरूर करना चाहिए, ऐसा नेहरू ने तब कहा था। अब इस डर से कि मौजूदा ट्रीटीज इस सोच को जन्म दे सकती है कि सिक्किम और भूटान अन्य राज्यों की तरह है। सिक्किम और भूटान ने अपने बौद्ध धर्म के आधार पर भूटान को अलग टेरिटरी ही रहने दिया जाए, इसको प्रेफरेंस देना ही ठीक समझा और तीनों ने इसका सुझाव भारत के सामने रखा, जिसको कजिन्स जिग्मे पाल्टेन दोरजी एंड पाल्देन ठुंडुप नामग्याल, जिग्मे की मां रानी चुनी जो कि बहन ठुंडुप के पिता महाराजा ताशी नामग्याल के वो लीडर रिप्रेजेंट कर रहे थे। बताया जाता है कि दलाई लामा दोनों राजघरानों के स्पिरिचुअल हेड थे। तिब्बत, भूटान और सिक्किम में शाही परिवारों ने पीढ़ियों से इंटरकास्ट विवाह किया हुआ था। सिक्किम ने कूच बिहार, त्रिपुरा, मणिपुर और खासी राज्यों के साथ एक होने के खिलाफ तर्क दिया। नामग्याल ने बताया कि उनका राज्य केवल एक तरफ ब्रिटिश इंडिया से घिरा हुआ था और विदेश विभाग होम मिनिस्ट्री के द्वारा निपटाया जाता था और ट्रेडिशन और कल्चरल रूप से अन्य राज्यों से भी अलग था। भूटान ने इसी तरह यह भी तर्क दिया कि उसे अन्य भारतीय राज्यों के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 1910 की पुनाखा ट्रीटी के तहत भूटान को अपने विदेश संबंधों में ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में रखते हुए इसकी आंतरिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी। 7 मई 1946 को दोरजी ने भूटान के महाराजा के एजेंट के रूप में शिमला में कैबिनेट मिशन के सचिव को एक पत्र लिखा, जिसमें यह कहा गया कि भूटान एक भारतीय राज्य नहीं है, लेकिन भारत और तिब्बत की सीमाओं पर उनकी जियोग्राफिकल कंडीशंस अनिवार्य रूप से बहुत शामिल है, ऐसा मान सकते हैं। इन दोनों देशों के साथ क्लोज संबंध, नस्ल, धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों में यह भारत की तुलना में भी भूटान, तिब्बत और चीन के अधिक करीब है। आज़ादी के 2 महीने पहले जून 1947 लॉर्ड बैटन को लिखते हुए उन्होंने फिर दोहराया कि भूटानियों का भारत के लोगों के साथ कोई संबंध नहीं है। हमने भारत के साथ साथ सिक्किम और तिब्बत के साथ भी आर्थिक संबंध विकसित किए हैं। इस प्रकार भूटान के लोग वर्तमान में भी भारत संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे। अब नेहरू ने माना कि भूटान और सिक्किम अन्य भारतीय राज्यों की तरह नहीं थे, लेकिन भारत के प्रोटेक्शन के अंदर स्वतंत्र थे। उन्होंने दोरजी को पूरा भरोसा दिलाया कि भारत के संबंध में भूटान की भविष्य की स्थिति या नीति आपसी कंसल्टेशंस के माध्यम से ही डिसाइड और फिक्स की जाएगी और इस मामले में बाध्यता का कोई सवाल भी नहीं है। भूटान को इंडियन टेरिटरी या चीन टेरिटरी कहा जाना सही होगा? चलिए इस बात को देखते हैं। उस समय गैंगटॉक और ल्हासा की खुफिया रिपोर्टों में भूटान, सिक्किम और तिब्बत की सरकारों द्वारा इन तिब्बती भाषा बोलने वाली देशों का एक संघ बनाया गया, जिसमें हिमालय के दोनों और भारत और चीन के नए उभरते राज्यों में शामिल होने का विरोध करने के बारे में बातचीत का भी उल्लेख है। मई 15, 1947 को सिक्किम में रहे तब के अंतिम ब्रिटिश कमिश्नर आर्थर जे हॉपकिंसन तिब्बत पठार में हो रहे पॉलिटिकल इवेंट्स पर गहरी नजर रखते थे। उन्होंने भूटान के सामरिक महत्व के बारे में भारतीय नेतृत्व को यह कहते हुए आगाह किया कि भारत के हित के लिए एक मित्र और सफल भूटान की आवश्यकता है। इसमें लापरवाही करना जल्द ही इसे और भी ज्यादा चीन की खुली मुंह में ले जाएगी या फिर एक विदेश शक्ति शायद रूस को भी भारत के दरवाजे पर ला सकती है। आज़ादी के तुरंत बाद एक ठहराव समझौते हुए, जिसके बाद भूटान ने भारत के साथ एक नई फ्रेंडशिप ट्रीटी पर भी हस्ताक्षर किए। द हिस्ट्री ऑफ भूटान 2013 में इतिहासकार कर्मा फुंशु का तर्क है कि 1949 की भारत भूटान ट्रीटी, जिसमें भारत को बाद में विदेश मामलों में भूटान का मार्गदर्शन करने की अनुमति दी थी, निश्चित रूप से तिब्बत में चीनी किसी भी विस्तारवादी हितों को रोक सकते थे। भारतीय प्रभाव में भूटान स्पष्ट रूप से अंदर था जहां तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सवाल है, और आज भी बहुत से मामलों में भारत के समर्थन में रहता दिखाई देता है बिकॉज ऑफ गुड रिलेशंस, यानी कि अच्छे रिलेशंस के चलते। बाद के दशकों में 1962 में भूटान कोलंबो योजना का सदस्य बन गया और 97 में भारत के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र में भी शामिल हो गया, और तब से भूटान एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में आज फल फूल रहा है और इसने पड़ोसियों से भी अच्छे संबंध बना के रखने में कामयाब हुए हैं और सफाई के मामले में पूरे एशिया में सबसे क्लीनेस्ट देश के रूप